हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका भरपूर स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग इनहेंस होगी, एडवांस लेवल पर जाएगी। और यदि आप यहां पर लिखे हुए डेटा का प्रयोग करते हैं और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ सिद्धांतों की बात की है और साथ में यहां हमने अक्षांश देशांतर रेखाएं कवर कर ली हैं। अब हिमालय की हम बात कर रहे हैं और लगभग हिमालय हमारे अंतिम चरण पर है, यानी कि लगभग खत्म होने की कगार पर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूं और जिस पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मेरा आने वाला वीडियो उसी टॉपिक पर रहेगा और यदि सपोज आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे अवश्य बताएं। मैं अगले वीडियो में उन डाउट्स को भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इज दैट क्लियर? और यदि ये क्लियर है तो देखिएगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज के टॉपिक का नाम है पूर्वोत्तर हिमालय अर्थात पूर्वांचल हिमालय। अब यदि पूर्वोत्तर हिमालय की हम बात करते हैं तो इससे पहले आपको हिमालय का कुछ इंट्रोडक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, और यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो आपको हिमालय का इंट्रोडक्शन याद होगा। तो याद रखें कि हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था कि यह वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है और इस हाईएस्ट माउंटेन की एक विशेषता थी कि अपने पूर्व और पश्चिम में दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता था। अब ये दक्षिणावर्ती मोड़ों को हम भारत में क्या कॉल करते हैं? तो भारत में इसे कॉल किया जाता है हिमालय, जिसमें अभी जो मैंने मैप ड्रॉ किया है ये याद रखिएगा कि यह है वृहद हिमालय का। प्रीवियस वीडियोस यदि आपने देखे हैं तो आप मेरी बात समझ पाएंगे कि मैंने इसको वृहद हिमालय ही क्यों कॉल किया। इसी प्रकार ये जो दक्षिणावर्ती मोड़ है इसको अलग अलग देशों में हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं। इसको हम अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे लाइक यदि मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, इसको मैं पाक लिख देता हूं। पाकिस्तान की यदि मैं बात करूं तो यहां पर इसे कॉल किया जाता है सुलेमान। इसी प्रकार यदि मैं अफगानिस्तान की बात करता हूं तो अफगानिस्तान में इसे कहा जाता है क्या? अफगानिस्तान में हिंदू कुश नाम आता है, तो अफगानिस्तान में कहा जाता है हिंदू कुश। तो ये कहां के मोड़ हुए? ये पश्चिम की ओर के मोड़ हुए। क्लियर? इसी प्रकार यदि आप म्यांमार की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देता है म्यांमार वाला क्षेत्र, और जब आप म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में इसे कॉल किया जाता है अराकान योमा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही अराकान योमा के शिखर फिर बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी सागर में डूबते हैं और बंगाल की खाड़ी सागर में डूबने पर फिर इसी के कुछ शिखर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं और इन्हीं शिखरों को हम क्या कॉल करते हैं? इन्हीं को कॉल किया जाता है एक्चुअल में अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि नीचे है बंगाल की खाड़ी सागर और फिर यहां से प्रारंभ होते हैं कोको द्वीप, कोको द्वीप के बाद अंडमान और अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्लियर है बात? तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन था और ये इंट्रोडक्शन क्यों था? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हिमालय अपने पूर्व और पश्चिम में दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है और इन दक्षिणावर्ती मोड़ों को अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है। अब इसी के आगे की यदि हम बात करें तो जरा इसको मैं साइड एक सेकेंड। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो म्यांमार में अराकान योमा शिखर दिख रहा है, इसी अराकान योमा के शिखर आपको भारतीय राज्यों में भी देखने के लिए मिलेंगे और जो भारतीय राज्यों में देखने के लिए मिलते हैं इन्हीं पर्वत श्रेणियों को कॉल किया जाता है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। और जैसा कि आपको शायद ज्ञात हो कि पूर्वोत्तर भारत को हम क्या नाम देते हैं? तो इसे नाम दिया जाता है सेवन सिस्टर्स, यानी कि जब आप संयुक्त रूप से देखते हैं तो इसे सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये कॉमन सेंस की बात है। देखिएगा सेवन सिस्टर्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो वहां की वेशभूषा, वहां की कल्चरल एक्टिविटी, वहां का पहनावा आपको लगभग समान देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अब इसीलिए इसको क्या कॉल किया जाता है? सात बहनें या फिर सेवन सिस्टर्स, और इन्हीं सेवन सिस्टर्स वाला आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं एक मैप ड्रॉ करता हूं यहां पर पूर्वोत्तर भारत के हिमालय का या फिर पूर्वोत्तर राज्यों का, और देन उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे आज का अपना टॉपिक। और यहां पर ना केवल हिमालय बल्कि प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, बल्कि यहां पर शिवालिक की पहाड़ियां भी, जो कि हिमालय का ही पार्ट है, उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप पेन उठाइए और मैप बनाना स्टार्ट करिए। तो यह है आपका सिक्किम।
सिक्किम के बाद यहां से प्रारंभ होता है क्या, यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जब आप नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और फिर इसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, इस वाले एरिया में यह है मेघालय और बीच वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है आसाम वाला एरिया। अब यदि इन दोनों ही क्षेत्रों को लें तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कारण यह है कि इसमें डेटा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब यदि आप इस डेटा को उठाते हैं, सॉरी इस पूरे मैप को उठाते हैं, तो यहां पर पहले मैपिंग आपको आनी चाहिए कि कहां पर क्या है। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है अरुणाचल यहां है नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर के नीचे है मिजोरम एंड देन यहां पर आता है त्रिपुरा और ऊपर दिखाई देता है मेघालय और बीच वाले भाग में आपको देखने के लिए मिलेगा आसाम वाला एरिया। परंतु ये आप सभी को पता है। अब आज का टॉपिक है तो उस पर हम आते हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो हिमालय की 3 श्रेणियां आपको पता है कि एक है वृहद हिमालय, एक है लघु हिमालय और लघु हिमालय 5 श्रेणियों के रूप में है, जिनको हम नाम देते हैं पीर पंजाल, है ना। पीर पंजाल के पश्चात आपको यहां पर धौलाधार, है ना, अन्नपूर्णा और फिर इसके बाद अन्य श्रेणियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा, है ना, और ये सब फिर एक अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में आती है। परंतु ये 3 श्रेणियां आपको भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगी, वो भी हिमालयन रीजन में। अब एक्चुअल में मैं बताना क्या चाह रहा हूं, और फिर सबसे नीचे आपको देखने के लिए मिलती है शिवालिक रेंज। अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब आप हिमालय को देखेंगे तो हिमालय एक्चुअल में वेस्टर्न पार्ट में अधिक चौड़ा है ना, इसकी विड्थ ज्यादा है, और साथ में यदि आप ईस्टर्न हिमालय को देखेंगे तो इसकी चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं है, परंतु ये हाइटेड है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप शिवालिक रेंज को देखते हैं तो शिवालिक रेंज का विस्तार आपको सिक्किम के पश्चात, यह आता है सिक्किम, यह है सिक्किम, क्लियर, सिक्किम के पश्चात देखने के लिए नहीं मिलता। परंतु जब आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में आपको ज्ञात होता है कि सिक्किम के पश्चात भी 4 श्रेणियां हैं जो कि एक्चुअल में शिवालिक हिमालय का ही विस्तार मानी जाती हैं, है ना, शिवालिक का विस्तार मानी जाती हैं। और ये 4 पहाड़ियां कौन सी हैं, तो देखिए यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, एक सेकेंड, इस वाले भाग में आपको देखने के लिए मिलती है यहां पर डाफला, यह है डाफला पहाड़ी, डाफला के बाद अबोर, अबोर के बाद डाफला मिरी अबोर, और फिर यहां पर आती है मिश्मी, है ना, डाफला मिरी अबोर और मिश्मी। और जब आप इन पहाड़ियों को देखते हैं तो इनके नाम मैं लिख दूंगा, है ना, जब मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगा। हाँ, यदि आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है ज्योग्राफी अभिषेक बोहरे, ज्योग्राफी अभिषेक कुमार के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहां पर जाएं और जितने भी वीडियोस हो चुके हैं उनकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कराई गई है, उनको आप डाउनलोड कर लें। इससे ये होगा कि आपको नोट्स बनाने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन पीडीएफ्स को प्राप्त भी कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हम टॉपिक पर। यदि आप देखेंगे तो जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो कंप्लीट करने के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसे प्रोवाइड करा दूंगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर अब बहुत सारा डेटा निकल के आने वाला है। देखिएगा, जब हमने वृहद हिमालय और साथ में ट्रांस हिमालय को कवर किया था तो ट्रांस हिमालय में हमने एक कैलाश रेंज पढ़ी थी, और ये कैलाश रेंज के पर्वत पदीय क्षेत्र में यानी कि नीचे वाले एरिया में आपने पाया था कि एक लेक है और इस लेक को कहा जाता है मानसरोवर। बात समझ पा रहे हैं ना, इस लेक को कहा जाता है मानसरोवर, और मानसरोवर लेक को कहा जाता है जल विभाजक। और जल विभाजक इसलिए क्योंकि यहां से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नदियों का ओरिजिन होता है, लाइक सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, मैकोंग, ये सभी मानसरोवर के क्षेत्र से ही उद्गमित होती हैं। अब एक्चुअल में यदि आप देखें तो यहां सबसे महत्वपूर्ण रिवर आती है कौन सी, एक सेकंड बच्चों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण रिवर आपको देखने के लिए मिलती है जिससे कॉल किया जाता है ब्रह्मपुत्रा। क्लियर, ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। और जब आप ब्रह्मपुत्रा नदी को देखेंगे तो एक्चुअल में ये देहंग गॉर्ज के सामने से या फिर देहंग गॉर्ज के पास से भारत में प्रवेश करती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है ना बच्चों, तो यहां पर इस वाले एरिया में ये करती है देहंग गॉर्ज का फॉर्मेशन। अब गॉर्ज क्या होता है, तो एक सामान्य सी लैंग्वेज में यदि मैं बोलूं तो नदी प्रवाहित होती है नदी घाटी में,
और जब ये घाटी वी आकार की हो जाती है तो इसी से बनते हैं गॉर्ज, इसी से बनते हैं कैनियन, है ना, और इसी से बनती हैं अन्य प्रकार की घाटियां। यानी कि कुल मिलाकर एक गहरी घाटी को आप नाम देते हैं सामान्य से शब्दों में, है ना। चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है, इसलिए हम इसी पर रहते हैं, है ना। सामान्य शब्दों में यदि कहा जाए तो गहरी घाटी, गहरी वी आकार की घाटी को आप क्या नाम देते हैं? गॉर्ज। भारत में आपको 3 गॉर्ज देखने के लिए मिलेंगे। एक मिलता है सिंधु गॉर्ज, एक मिलता है शिपकेला गॉर्ज, और एक आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ये वाला है हमारा देहंग गॉर्ज। क्लियर? और देहंग गॉर्ज के सामने से या फिर देहंग गॉर्ज के समीप से जब ये सिंधु नदी देहंग गॉर्ज का फॉर्मेशन करते हुए प्रवेश करती है भारत में, तो फिर यहां से प्रारंभ होता है क्या? यही इसी क्षेत्र से प्रारंभ हो जाता है हमारा पूर्वोत्तर हिमालय वाला क्षेत्र। अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, एक सेकंड बच्चों। यह है डाफला, डाफला, मेरी, अबोर और मिश्मी, डाफला, मेरी, अबोर और मिश्मी। और यहीं पर इनको कहा जाएगा शिवालिक की रेंजेस। क्लियर है? डाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी, यह है शिवालिक की रेंजेस। मैं नाम लिख देता हूं, यहां पर आएगी, यह है डाफला, एक सेकेंड यहां पर लिखता हूं, डाफला, डाफला, मेरी, अबोर और ये आ जाती है हमारी मिश्मी। अब देखिएगा, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें आप कि ये जो 4 पहाड़ियां हैं, ये जो 4 पहाड़ियां हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर इन 4 पहाड़ियों के नाम जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं और ये ज्योग्राफिकली उतनी महत्वपूर्ण नहीं आती। बस इतना याद रखें कि जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं, पूर्वोत्तर भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं, वे सभी आपकी वनाच्छादन की दृष्टि से, यानी कि वनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। यहां पर आपको प्राकृतिक रूप से जीवन यापन करने वाले कुछ जनजातियां देखने के लिए मिलती हैं। बस उन्हीं के नाम पर हमने यहां के पहाड़ियों के नाम रखे हुए हैं। अब देखिएगा कि हम थे ब्रह्मपुत्र नदी पर, और यदि ब्रह्मपुत्र नदी को नोटिस किया जाए तो ये देहंग गॉर्ज के पास से भारत में प्रवेश करती है। देन इसके बाद ये प्रवेश करती है कहां? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसे कॉल किया जाता है देहंग। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कॉल किया जाता है? देहंग। और फिर ये सदिया से लेकर धुबरी तक अपने रैंप घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और जब ये रैंप घाटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो ये करती है एक गुम्फित जलमार्ग का निर्माण। अब ये गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? अर्थात ये एक प्रकार से बहुत मोटी धारा में प्रवाहित होती है, और चूंकि ये मोटी धारा में प्रवाहित होती है, इसीलिए यदि आप देखेंगे तो कई बार आसाम क्षेत्र में ये कई चैनलों में विभक्त हो जाती है, और इन्हीं चैनलों को अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। कहां पर? अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, आसाम के अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहां पर फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इसका नाम होता है क्या? नाम होता है जमुना। और फिर यही जमुना नदी पद्मा नदी से मिलकर वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, इट्स कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और ये है हमारा सुंदरवन डेल्टा वाला भाग, जो कि अपने मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। अब एक काम करता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको ये पूरा का पूरा मैप समझ में आए। यहां से ये निकल रही है कहां से? मानसरोवर लेक से। और यदि मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि ये हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर देहंग गॉर्ज का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश कर रही है। और भारत में प्रवेश, अरे क्या हो गया ये, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये बांग्लादेश में जा रही है, और बांग्लादेश में इसे अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। सॉरी, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जा रहा है, और यहां पर जाकर ये कर रही है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। अब यहां पर मैं लिख देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट डेटा है, कि यहां पर आपको मिलेगी जमुना, यहां इसे कहा जाता है जमुना, है ना। यहां पर यह है पद्मा, यह है पद्मा, नीचे आता है सुंदरवन डेल्टा। तो ये वाला एरिया है सुंदरवन डेल्टा। बात समझ में आई आप सभी के? यहां पर देहंग वो मैं लिख नहीं रहा हूं, पर हां यहां के लिए आप याद रखें कि इसे कहा जाता है सांगपो, सांगपो रिवर। कहां पर? तिब्बत के पठार में, या फिर यूं कहा जाए चाइना में। तिब्बत के पठार पर अभी यदि आप देखेंगे तो चाइना का अधिकार है, चाइना का उपनिवेशवाद है ना। अब आगे आते हैं, तो यहां पर अब मैं पहाड़ियां ड्रॉ करना चालू कर रहा हूं। पहाड़ियों को मैं यहां पर रेड कलर से ड्रॉ करूंगा, है ना। आवश्यक रूप से याद रखें कि सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में
जो हिमालयन क्षेत्र आपको नजर आता है इसे क्या कॉल किया जाता है? तो बेसिकली इसे कॉल किया जाता है पटकोई बूम पहाड़ी। इसे क्या कहा जाता है? ये आती है हमारी पटकोई बूम पहाड़ी। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है पटकोई बूम हिल। और यदि पटकोई बूम पहाड़ी को आप देखेंगे तो अब मैं यहां पर बताते जाता हूं कि यदि आप पटकोई बूम पहाड़ी को देखेंगे तो यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। और कौन सी हैं ये दो नदियां? तो एक निकलती है इसके पूर्वी भाग में और एक जाती है इसके पश्चिमी भाग में। और जो पश्चिमी भाग में जाती है और जो पूर्वी भाग में जाती है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों। और ये अलग अलग नाम क्या है? तो एक निकलती है लोहित नदी और एक निकलती है हमारी कौन सी? इस साइड निकलती है चिदविन नदी। क्लियर? एक है लोहित नदी और एक है चिदविन नदी। और ये जो चिदविन नदी निकलती है, ये चिदविन एक्चुअल में ट्रिब्यूटरी है, एक्चुअल में सहायक नदी है किसकी बच्चों? तो ये सहायक नदी है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिवर की। और इस महत्वपूर्ण रिवर का नाम है, एक सेकेंड, इस महत्वपूर्ण रिवर का नाम आपको देखने के लिए मिलता है इरावदी, है ना। इस महत्वपूर्ण रिवर का नाम है इरावदी रिवर। और ये इरावदी रिवर किस ओर प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा ये म्यांमार क्षेत्र में प्रवाहित होती है, म्यांमार क्षेत्र में। और यदि आपको ध्यान हो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये शायद बताया था कि दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को आप क्या नाम देते हैं? तो दोआब क्षेत्र। और यहां पर जिस दोआब क्षेत्र का निर्माण आपको होते हुए देखने के लिए मिल रहा है, एक्चुअल में इस दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र इट मींस मैं बात कर रहा हूं यहां की, है ना, यहां की मैं बात कर रहा हूं इन दोनों नदियों के मध्य के क्षेत्र की। और यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है सागौन की खेती। यहां पर विश्व में, है ना, वर्ल्ड फेमस सागौन की खेती देखने के लिए मिलती है। हमारे अमरकंटक में भी है ना। परंतु यहां पर मैं एक प्रकार से इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को यदि मैं जोड़ते हुए बात करता हूं तो ये वाला क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? अपने सागौन उत्पादन के लिए। ये क्षेत्र है अपने सागौन उत्पादन के लिए फेमस, सागौन। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। और यहां पर इस इरावदी नदी में, ये नदी कौन सी है? तो ये नदी आती है एक्चुअल में इरावदी रिवर। यह है इरावदी नदी। और जब आप इरावदी नदी को देखते हैं तो इरावदी नदी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी रिवर में आपको एक डॉल्फिन देखने के लिए मिलती है ना। ये है हमारी इरावदी नदी। इरावदी यहां पर लिख देता हूं, है ना, आप लोग समझ जाएंगे, वहां नेमिंग मैं कर दूंगा। यह है इरावदी नदी। और इरावदी की सहायक नदी का क्या नाम था? तो इसकी ट्रिब्यूटरी थी एक नदी जिसका नाम था चिदविन, जिसका नाम था चिदविन। और यहां इरावदी रिवर में आपको देखने के लिए मिल रही थी इरावदी डॉल्फिन। यहां पर मिलती है इरावदी डॉल्फिन। और ये इरावदी डॉल्फिन बेसिकली प्रवास करते हुए कहां तक आती है? बेसिकली प्रवास करते हुए ये आती है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और इस खारे पानी की झील का क्या नाम है? इसका नाम है चिल्का लेक। अर्थात यही प्रवास करते हुए पहुंचती है चिल्का लेक। और ये चिल्का लेक किस राज्य में आती है बच्चों? मुझसे कमेंट में बताइएगा, है ना। चिल्का झील में। और चिल्का झील में ऐसी ही 5 डॉल्फिन दिखाई देती हैं। क्लियर? ऐसी ही 5 प्रकार की डॉल्फिन दिखाई देती हैं। अब ये छोटे मोटे वीडियोस जो रहते हैं ना, इनके बारे में आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए, है ना। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाकर खड़ा कर दूंगा आपके सामने। क्लियर? अब यदि आप यहां पर आगे बढ़ेंगे तो ये इरावदी डॉल्फिन के लिए कौन सी नदी जानी जा रही है? इरावदी। अब बट ऑब्वियस है कि ये खारे पानी की होगी या फिर ताजे पानी की होगी। बताइए खारे पानी की होगी या फिर ताजे पानी की होगी? बताइए खारे पानी की होगी या फिर ताजे पानी की होगी, है ना। एक लाइन में मुझे आंसर दीजिएगा। तो जब ये प्रवास करते हुए चिल्का लेक में आ रही है, और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ऑब्वियसली ये खारे पानी वाली डॉल्फिन होगी ना। वो गंगा डॉल्फिन कैसी होगी? गंगा डॉल्फिन, अमेजन डॉल्फिन, ये आपको ताजे पानी की देखने के लिए मिलेंगी। हम्प बैक, हम्प नेक, ये कौन सी मिलेंगी? खारे पानी की। कारण यह है कि आपको चिल्का झील में ही देखने के लिए मिलती है। अब यदि आगे हम बढ़ते हैं तो इससे आगे जाने पर आपको एक और रिवर देखने के लिए मिलती है। और ये रिवर कौन सी है? तो ये है दूसरी रिवर। और इसे कॉल किया जाता है लोहित नदी। यहां पर मैं केवल और केवल एल लिख रहा हूं। यह है लोहित और ये हमारी थी चिदविन नदी ना। एक सेकेंड बच्चों, यह है इरावदी, इसको मैं लिख देता हूं इरावदी, समझ जाएंगे। अब यहां पर थी चिदविन रिवर, तो इसको भी मैं लिख देता हूं चिदविन। इसी के बाजू में आपको एक और रिवर देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यह है इरावदी रिवर। और इरावदी रिवर के ही आसपास एक और रिवर यहां पर देखने के लिए मिलती है। और ये रिवर कौन सी है? तो ये रिवर है बेसिकली साल्विन रिवर। अरे क्या हो गया, है ना। ये रिवर है बेसिकली साल्विन रिवर। अब यहां पर स्पेस कम होने के कारण मैं ऐसा बना रहा हूं,
बट जब आप एशिया के मैप में जाएं और एशिया के मैप में जब आप म्यांमार को देखेंगे तो म्यांमार में आपको 2-3 रिवर कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगी। कौन सी हैं? तो एक मिलेगी इरावदी, फिर मिलेगी साल्वेन, फिर मिलेगी छावफ्राई, है ना। ऐसी और रिवर्स आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेंगी। लगभग 4 रिवर हैं वहां पर। तो एक बार जाइए, उनकी मार्किंग जरूर कीजिए। ये मार्किंग इसलिए आवश्यक है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, कि यहां पर है ये कौन सी है, ये साल्वेन रिवर। और जब आप इरावदी और साल्वेन के मध्य के क्षेत्र को देखते हैं तो जैसे ये वाला क्षेत्र सागौन के उत्पादन के लिए जाना जा रहा था। अब जब हम इस एरिया की बात करते हैं, इस पूरे एरिया की जब हम बात करेंगे तो याद रखें कि ये एरिया जाना जाता है अपने अफीम के उत्पादन के लिए। क्लियर? अपने अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड में अफीम उत्पादन में पहला देश कौन सा है? अफीम उत्पादन में पहला देश कौन सा है? तो आधे से अधिक लोगों के मन में हो सकता है यह आए कि अफगानिस्तान। परंतु याद रखिएगा बच्चों कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, तालिबान का शासन आया, तो उस समय से तालिबान ने अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर रोक लगाई। और जब से ये रोक लगाई है तो अब म्यांमार वाला एरिया, यानी कि ये पूरा म्यांमार है, म्यांमार वाला एरिया अफीम की खेती में नंबर 1 आ जाता है। क्लियर? यानी कि यदि अब आप देखेंगे तो एक्चुअल में मैं बताना ये चाह रहा हूं कि यहां पर हेडिंग डालेंगे आप अफीम उत्पादन, अफीम उत्पादन, और अफीम उत्पादन में पहला नंबर या फिर फर्स्ट नंबर पर कौन है अफीम उत्पादन में? ओपियम प्रोडक्शन में। तो यहां पर पहले स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है म्यांमार। और पहले बिल्कुल सही बात है ये कि पहले हुआ करता था अफगानिस्तान, परंतु यहां पर एक रिपोर्ट आई, अब है म्यांमार। परंतु यहां पर एक रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, की ये रिपोर्ट आई। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि बेसिकली अब अफगानिस्तान को पछाड़कर भारत का एक दूसरा पड़ोसी देश, यानी कि इसे कहा जाता है म्यांमार, ये अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है बच्चों। क्लियर? तो अब आप याद रखेंगे कि अफीम उत्पादन में, हाँ, यदि आप 2022 के पहले तक पढ़ते तो ये बात बिल्कुल सही थी कि अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान आपको देखने के लिए मिलता अफगानिस्तान का, परंतु दूसरा मिलता म्यांमार का। परंतु अब परिस्थितियां चेंज हुई हैं और परिस्थितियां चेंज होने के पश्चात अब आपको प्रथम स्थान पर ही ये म्यांमार देखने के लिए मिलेगा। और ये बोया जाता है अफीम कहां पर? ये बोया जाता है बेसिकली इरावदी और साथ में ये जो साल्वेन नदी है इसकी दोआब क्षेत्र में। क्लियर? तो जब आप यहां पर आते हैं तो मेनली 2 रिवर्स आपको देखने के लिए मिलती हैं जो कि इसी पटकोई बूम पहाड़ी से उद्गम लेती हैं। अब नेक्स्ट आती है, जब आप नीचे आते हैं तो यहां पर अब आपको देखने के लिए मिलेगी क्या? नीचे आपको 2 श्रेणियां, नागालैंड में 1 श्रेणी देखने के लिए मिलेगी, यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और नागालैंड में आपको 1 श्रेणी और देखने के लिए मिलती है। इसे क्या कॉल किया जाता है? इसे कहा जाता है, एक सेकेंड, हट जाओ भाई, इसे कॉल किया जाता है नागा पहाड़ी। क्लियर? अब एक एक के नाम मैं लिखूंगा बाद में। तो इसे कहा जाता है नागा हिल या फिर नागा पहाड़ी। नेक्स्ट आती है हमारी, जब आप और नीचे जाते हैं तो यहां पर मणिपुर आता है, और मणिपुर में स्थित पहाड़ी को क्या कॉल किया जाता है? मणिपुर पहाड़ी। और जब आप और नीचे आते हैं तो इस एरिया में आपको एक और पहाड़ी देखने के लिए मिलती है मिजोरम में, इसे कहा जाता है मिजो पहाड़ी। अब ये जो रेड कलर से बनी हुई हैं ये एक्चुअल में हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ये सभी हिमालय में आती हैं। इनके नाम मैं लिख देता हूं, जैसे सबसे ऊपर थी पटकोई बूम के बाद नागा के बाद यहां पर देखने के लिए मिली आपको मणिपुर पहाड़ी, ये हमारी मणिपुर पहाड़ी। और फिर इसके बाद आपको देखने के लिए मिलती है मिजो पहाड़ी। अब इसी पूर्वोत्तर भारत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगी जो प्रायः मानी जाती हैं कि हिमालय की नहीं है,
परंतु इनमें से कुछ जैसे कि लाइक टाइगर हिल्स, इसको हिमालय की रेंज ही माना जाता है, हिमालय की श्रेणी ही माना जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड दिखाई देती है। अब यहां पर आवश्यक बात यह है कि एक एक पहाड़ी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना आवश्यक है ना। उससे पहले मैं आपको कुछ और पहाड़ियों के नाम बता देता हूं। लाइक यदि आप देखेंगे, एक सेकंड बच्चों, लाइक यदि आप देखें तो यह है म्यांमार, सॉरी यह है त्रिपुरा वाला एरिया। त्रिपुरा के ऊपर आपको दिखाई देता है मेघालय, और मेघालय में आपको कुछ पहाड़ियां दिखाई देती हैं, इन्हें कॉल किया जाता है गारो, गारो पहाड़ी, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया, और फिर इसके बाद बराइल, यह है बराइल, देन मिकिर, यह है मिकिर, और फिर दिखाई देती है रेंगमा, है ना, बराइल, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां। क्लियर, ये कुछ पहाड़ियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इनके नाम, यह है मेघालय, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं मेघालय ताकि आपको ऑर्डर याद रहे, और ये ऑर्डर वाइज ही मैं लिखूंगा, यानी कि जब आप इस मैप को बनाएंगे, अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ करने पर याद रखिएगा कि आप सीक्वेंस के हिसाब से कैसे लिखें। तो सीक्वेंस यहां पर जैसा लिखा हुआ है, इनका सीक्वेंस मैं वेस्ट टू ईस्ट अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर लिखूंगा। यह है हमारा मेघालय वाला क्षेत्र, मेघालय। इज दैट क्लियर? और यदि ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ना चालू करते हैं। तो ये है मेघालय, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर ऑर्डर लिखूंगा, यहां पर मैं एरो भी बना देता हूं, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब चलो हम आते हैं अपनी इस स्लाइड पर। तो यहां पर फिर से मैं हेडिंग डाल रहा हूं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, और इनके बारे में मैं अब आपको बताना चालू करता हूं। देखिएगा, जब आप पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को देखेंगे तो सबसे पहले हमने बात की है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की, और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कॉल किया जाता है बच्चों, बटकोई बूम। और पटकोई बूम के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट डेटा था, इवन कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी हमने यहां पर कवर किया, है ना। ये नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा यदि आपके मन में ये संशय आ रहा हो कि भाई पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां पढ़ रहे थे, ये इरावदी और साल्विन कहां से आ गया। तो याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, यानी कि डायमेंशन। आपको पढ़ने में ये नहीं होगा कि यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बस मैं इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ूंगा, आपको आपके डायमेंशन क्लियर करना है। क्लियर है ये बात? आपको डायमेंशन क्लियर होने चाहिए, और यदि डायमेंशन क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस यहां पर क्रिएट हो सकती है। तो अब आप लेकर चलिए कि जब आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको एक अन्य पहाड़ी देखने के लिए मिलती है, और इस एक अन्य पहाड़ी को क्या कॉल किया जाता है, नागालैंड में नागा पहाड़ी। तो हम आ जाते हैं डायरेक्टली नागालैंड में, क्योंकि हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूरा कर लिया है। अब हम आते हैं नागालैंड के बारे में, और नागालैंड में आपको एक पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी, इसे कॉल किया जाता है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी, अब एटलस को लीजिएगा, और नागा पहाड़ी को जब आप देखें तो इसकी हाईएस्ट पीक, नागा पहाड़ी की हाईएस्ट पीक क्या मानी जाती है, तो सारामती, है ना। इसकी जो हाईएस्ट पीक है यानी कि उच्चतम चोटी है, इसे कॉल किया जाता है सारामती, सारामती, है ना। अब सारामती नाम में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक शरावती नदी है और एक साबरमती है, ये तीनों अलग हैं, है ना। इन तीनों नामों में कंफ्यूजन होता है। साबरमती गांधी जी से संबंधित है, और साथ में शरावती नदी ये कर्नाटक की नदी है, जिस पर जोंग जलप्रपात आपको स्थित दिखाई देगा बच्चों। क्लियर? इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर इसी के नीचे, नागालैंड के नीचे से प्रारंभ होता है क्या, नागालैंड के जस्ट नीचे से प्रारंभ होता है मणिपुर, और मणिपुर राज्य में जो पहाड़ी है इसे क्या कॉल किया जाता है, तो यदि आपको याद ना आ रहा हो, हमने पीछे लिखा नहीं है क्योंकि, तो इसे कॉल किया जाता है मणिपुर पहाड़ी। और जब आप मणिपुर पहाड़ी को देखते हैं, मणिपुर पहाड़ी, तो इसी के आसपास आपको एक झील देखने के लिए, एक झील देखने के लिए मिलेगी। और क्या है इस झील का नाम, तो इसे कॉल किया जाता है लोकटक झील। क्या कॉल किया जाता है बच्चों इसे, लोकटक झील। और ये लोकटक झील क्यों इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील, और इसी लोकटक झील में भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और कौन सा है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो यहां पर आप पाएंगे कि यहीं पर आपको फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दैट इज केबुल लामजाओ देखने के लिए मिलेगा। अब ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो भाई तैर क्यों रहा है ना, तैर क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण भी तो पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि वास्तविकता यह है कि इस केबुल लामजाओ एक्चुअल में निर्मित है फुंडिस के द्वारा। किसके द्वारा बना हुआ है ये बना हुआ है एक्चुअल में फुंडिस के द्वारा, तो फुंडिस द्वारा निर्मित है। और फुंडिस क्या होती हैं, तो एक्चुअल में आप एक लाइन लिखिए कि जैविक रूप से अपघटित,
क्या लिखेंगे? जैविक रूप से अपघटित जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां होती हैं या फिर जीवाश्म होते हैं, इन्हें ही कॉल किया जाता है फुंडिस। क्लियर? और ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। क्लियर? यानी कि एक मोटी लेयर के फॉर्म में ये होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप लोकटक झील को देखेंगे तो लोकटक झील में अब नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जब आप लोकटक झील को देखते हैं तो एक्चुअल में इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। किसका भाग है ये भाग है भारत में रामसर कन्वेंशन का। और रामसर कन्वेंशन क्या है, तो एक वीडियो मेरा इस पर रहेगा, रामसर कन्वेंशन क्या है। तो एक लाइन में यदि मैं आपके साथ शेयर करूं तो भारत में और विश्व में आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था को नाम दिया गया है रामसर कन्वेंशन। और यह प्रारंभ कहां से हुआ था, तो नोट करके आप यहीं पर लिखिए कि ईरान से प्रारंभ हुआ था। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, यहां से यह प्रारंभ हुआ था। और कब, तो ईयर आता है इसका 1971। और यह प्रभावी कब से हुआ, तो प्रभावी माना जाता है लगभग 1975 से ये प्रभावी माना जाता है। क्लियर? और भारत के आज यदि आप देखें तो इन प्रेजेंट टाइम में लगभग 80 क्षेत्र इन रामसर क्षेत्रों में शामिल हैं, रामसर सूची में शामिल हैं। और इनमें से ऐसे क्षेत्र वर्ल्ड में ऐसे एरिया जो आर्द्र भूमि क्षेत्र तो हैं परंतु इनको संरक्षण की आवश्यकता है, इनको रामसर क्षेत्र अपने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल करता है। और फिर उनके रखरखाव, उनका प्रबंधन की जिम्मेदारी इन्हीं रामसर कन्वेंशन की होती है। भारत में ऐसे कितने क्षेत्र हैं जिनको प्रबंधन की जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, तो इसका आंसर है 2। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। आपका होमवर्क यह है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि एक्चुअल में भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनके नाम। क्लियर? कर पाएंगे? चलो मैं ही कर देता हूं, नहीं तो कमेंट ही ना करूं। चलो यहां पर मैं बताता हूं आपको कि 2 क्षेत्र हैं। ये क्या करता है रामसर कन्वेंशन, तो एक्चुअल में ये एक रिकॉर्ड जारी करता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। और ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो एक्चुअल में जिन आर्द्रभूमि क्षेत्रों को संरक्षण की आवश्यकता होती है उनको ये इस सूची में शामिल कर लेता है। और फिर उसके रखरखाव की जिम्मेदारी इसी की होती है। एक प्रकार का एनजीओ आप इसको मान सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको मान सकते हैं। और भारत में ये 2 क्षेत्र हैं। और ये 2 क्षेत्र कौन से हैं, तो पहला निकल के आता है, फर्स्ट इज, यहां पर पहला निकल के आता है केवलादेव। पहला निकल के आता है केवलादेव। कहां पर आता है, अब लोकेशन आप बताएंगे भाई ना, केवलादेव। और सेकंड निकल के आता है लोकटक झील। सेकंड निकल के आता है लोकटक झील। क्लियर? अब ये दोनों की लोकेशन बता दो। लोकटक झील कहां पर है, इसका तो आप आंसर दे सकते हैं, है ना? मणिपुर अभी बताया मैंने। क्लियर? और ये है केवलादेव। अब चलिए वापस आते हैं। यानी कि देखिए हमने कहां से शुरू किया, मणिपुर पहाड़ी से, और लाकर खत्म कहां किया, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पर। क्लियर? अब यहीं पर याद रखिएगा कि अब लास्ट पहाड़ी आ रही है और इस लास्ट पहाड़ी का क्या नाम है, मीजो पहाड़ी। और मीजो पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक, मीजो पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक क्या मानी जाती है, तो इसको कॉल किया जाता है ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत। क्लियर? क्या कॉल किया जाता है बच्चों, ब्लू माउंटेन। तो यहां पर अब मैं फिर से लिख देता हूं कि जब आप लिखेंगे मिजोरम में, और मिजोरम में इसे कॉल किया जाता है मिजोरम में एक पहाड़ी है, मिजोरम में एक पहाड़ी देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है मीजो पहाड़ी। और मीजो पहाड़ी की हाईएस्ट पीक, मीजो पहाड़ी की हाईएस्ट पीक क्या है, ब्लू माउंटेन, है ना, ब्लू माउंटेन, ये हाईएस्ट पीक है इसकी। इज दैट क्लियर? और यदि ये क्लियर है तो अब हम आते हैं, यानी कि अभी तक हमने क्या क्या देखा बच्चों, ये देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्या, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां स्टार्ट करने से पहले हमने हिमालय का इंट्रोडक्शन देखा ताकि ये आपको समझ में आए। और फिर जब हमने हिमालय का इंट्रोडक्शन देख लिया तो सबसे पहले हमने देखा कि शिवालिक रेंज की कुछ हिल्स हैं जिनको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। सेकेंडरी हमने देखा कि यदि आप यहां पर देखेंगे तो हिमालय जो कि
जिसकी पूर्व की ओर दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है, इसको म्यांमार में अराकान-योमा कहा जाता है। और इसी अराकान-योमा का ही विस्तार या फिर हिमालय का ही विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसको अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम कहा जाता है। यहां से दो रिवर का ओरिजिन होता है, एक है लोहित और एक आती है चितवन नदी। चितवन इरावदी की सहायक नदी है और यहां से फिर कुछ इनिशियल डेटा हमने उठाया और यहां पर है लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यदि अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो दिहंग नदी की ये सहायक नदी अर्थात ट्रिब्यूटरी निकल के आती है। नागालैंड में नागा पहाड़ी है जिसकी हाईएस्ट पीक आती है क्या, सारामती, है ना। और फिर यहीं पर नीचे हमने देखा कि मणिपुर राज्य में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मणिपुर पहाड़ी और यहीं पर स्थित है लोकटक झील, जहां पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जिसका निर्माण फुंडिस से हुआ है। और यही लोकटक झील रामसर कन्वेंशन की मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट आते हैं तो मिजोरम में हमने देखा कि मीजो पहाड़ी स्थित है और इस मीजो पहाड़ी की हाईएस्ट पीक आती है ब्लू माउंटेन। अब इसके बाद जो हमने यहां पर डेटा लिखा हुआ है अर्थात मेघालय का, इस मेघालय के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आई थिंक आपको दिखेगा, कोई समस्या नहीं जाएगी, है ना। दिख रहा है, वेरी गुड। अब मैं यहां पर एक नोट करके और इसको हाईलाइट करके अच्छे से लिख देता हूं कि जब आप पढ़ते हैं, देखिए नोट करके मैंने लिख दिया कि मेघालय राज्य की जो पहाड़ियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। तो मेघालय मैंने हेडिंग डाली और मेघालय राज्य की पहाड़ियों को हमने पश्चिम से पूर्व की ओर लिख लिया, है ना। सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आएगी आपकी गारो पहाड़ी, गारो। देन आपको देखने के लिए मिलती है खासी, गारो खासी। फिर मिलती है जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। फिर मिलेगी बराइल, गारो खासी जयंतिया, बराइल, मिकिर और रिंगमा, बराइल, मिकिर एंड रिंगमा। क्लियर। अब ये एक्चुअल में अकेले मेघालय में नहीं है, मेघालय में भी आती हैं और साथ में आसाम में भी आती हैं, जिनमें से जो बराइल पहाड़ी है ये मेघालय आसाम दोनों की सीमा पर है और मिकिर रिंगमा आपको अकेले आसाम में देखने के लिए मिलेगी और गारो खासी जयंतिया अकेले मेघालय में आपको देखने के लिए मिलती है। इज दैट क्लियर। और यदि क्लियर हुआ है तो एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा ये पूरी पीडीएफ मैंने जैसा कि पहले बताया था कि ज्योग्राफी अभिषेक बोहरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उन सभी का आंसर दे दूंगा। क्लियर है बात, है ना। और यदि ऐसे ही अन्य वीडियोस पर अन्य टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप मुझे लिखकर दे दें कमेंट सेक्शन में, मैं अगला वीडियो उसी पर बना दूंगा। क्लियर है बात। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपका शेयर, आपका कमेंट, आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। क्लियर। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।